सरोकार। नमस्कार, मैं हूं राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इसी प्रोग्राम में, हमारे हेल्थ मंत्रा के प्रोग्राम में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और जाहिर सी बात है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर सिंह मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा, ढेर सारी जानकारियां लूँगा कि कैंसर क्या होता है और किन किन वजह से होता है, इसमें रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी दर्शकों का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। सर, सबसे पहले पहला सवाल, आप रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर भी हैं और अगर देखा जाए तो आजकल कैंसर एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन गई है हमारे देश में, हमारे समाज में। तो सबसे पहला सवाल ये है कि कैंसर, मुंह का कैंसर जो होता है, ये क्या है और क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले जो मुंह का कैंसर अर्थात सिंपल सा कि जो कैंसर मुंह में हो रहा है, तो उसको जवाब देने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको बता दें कि कैंसर ही क्या है। अगर आप देखेंगे कि कैंसर एक बीमारी है और कैंसर एक भयानक बीमारी मानी जाती है लोगों के द्वारा, जिसमें कि लोग बाग उसका नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं। और ये ऐसा क्यों है, तो इसको समझने के लिए बस मैं आपके कुछ अगले चंद पल में इसका जवाब देता हूँ कि यदि आप देखा जाए तो कैंसर एक ऐसी चीज़ है या कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आपके पूरे के पूरे तंत्र को, पूरे के पूरे शरीर को प्रभावित करती है। किस प्रकार? अगर आप देखेंगे तो मानव का जो शरीर है वो बनता है विभिन्न प्रकार के तंत्रों से, सिस्टम्स जिसे बोलते हैं। ये सभी के सभी जो सिस्टम्स हैं, तंत्र हैं, ये बनते हैं ऑर्गन से, अंगों से। ये जो अंग बनते हैं, ये बनते हैं ऊतकों से, जिसे टिश्यूज़ बोलते हैं। बिल्कुल। और ये जो टिश्यूज़ हैं, ये बनते हैं सेल से, अर्थात कोशिकाओं से। जी। क्यों ये बताना जरूरी हुआ? क्योंकि एक कोशिका जो प्रकृति के नियमों को मानना छोड़ देती है। प्रकृति के क्या नियम हैं? प्रकृति के नियम है कि कोशिका का जन्म होगा, कोशिका की वृद्धि होगी, कोशिका की एक उम्र निश्चित होगी और उसके बाद धीरे धीरे करके कोशिका का अंत होगा। तो एक ऐसी कोशिका जो इस प्रकार के सभी नियमों को मानना छोड़ दे, अर्थात वो अपनी मनमानी करती है, वह कोशिका अनियंत्रित रूप से वृद्धि करती है। वह कोशिका किसी भी तरीके से जो एक नेचुरल डेथ है, उसके सभी सिद्धांतों को नकार देती है और यही कोशिका आखिर में जाकर के कैंसर बनती है। अर्थात वह कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि जो किसी भी प्रकार से एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस, एक प्रोग्राम जो सेल डेथ होती है, उसके सभी नियमों का उल्लंघन कर देती है, वो कैंसर बन जाता है। इसी तरीके से जो मुंह का कैंसर होता है, वो मुंह का कैंसर है, अर्थात मुंह में होने वाला कैंसर मुंह का कैंसर। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने बात सही कहा, लेकिन एक चीज़ और सर यहाँ पे सवाल उठता है कि अक्सर देखा गया है कि जो कैंसर होता है, ये सिर्फ ज़्यादातर मुंह में होता है। तो मुंह के किन किन भागों में होता है, या मुंह के अलावा और भी कहीं किस बॉडी में और भी कहीं हो सकता है? राजेश जी, सबसे पहले मैं जो है, क्योंकि हमारे कुछ वैज्ञानिक वर्ग के छात्र इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बड़ी रोचकता लेते हैं, बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसमें बस एक हल्का सा करेक्शन करना चाहूँगा कि आपका कहना निश्चित है कि मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ये मुंह का कैंसर सर्वाधिक उत्तर भारत में होता है। नॉर्थ इंडिया में ये मुंह का कैंसर होता है। यदि आप विश्व स्तर पर देखेंगे तो विश्व स्तर पर जो है स्तन का कैंसर, जो ब्रेस्ट का कैंसर है, वो कोलकाता में होता है। और साथ ही साथ जो लंग कैंसर, जो फेफड़ों का कैंसर होता है, वह होता है। इसके बाद में जो स्थान आते हैं वो गैस्ट्रिक कैंसर्स के, प्रोस्टेट कैंसर्स के, ये सब आते हैं। जो डेवलप्ड विकसित देश हैं उनमें इस प्रकार की जो समस्या है, मुंह के कैंसर की समस्या है, ये मुंह सिर गर्दन के कैंसर की समस्या, यह बहुत लिमिटेड है।
ये अधिकतर डेवलपिंग नेशंस की, हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान में भी अधिकतर उत्तर भारत में ये समस्या है। और ये इसी वजह से हो रही है कि जो प्रचार प्रसार सरकार के माध्यम द्वारा, विभिन्न एजेंसीज के माध्यम द्वारा, आपके मीडिया तंत्र के माध्यम द्वारा लगातार लोगों को पहुंचाया जाता है एक सिंपल सी चीज़ कि पान मसाला, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान और इस प्रकार के पदार्थों के सेवन से मुंह का कैंसर हो जाता है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में ये स्थिति देखेंगे, उत्तर भारत में और ख़ासकर हमारी पूरी नॉर्दर्न बेल्ट में, जहाँ इस प्रकार की हैबिट्स बहुत होती हैं और जो यंग जनरेशन है वह अधिकतर इस बीमारी की चपेट में आती है, इसी वजह से हमें लगता है कि मुंह का कैंसर एक प्रमुख कैंसर है। और यहाँ पर इसका जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है वह इस प्रकार के पदार्थों का सेवन है। बिल्कुल सर, आपने कहा कि मुंह का कैंसर उत्तर भारत में ज़्यादा पाया जाता है, तो आखिर क्या लक्षण है, क्यों ऐसा, क्यों उत्तर भारत में ही मुंह का कैंसर क्यों ऐसा ज़्यादा पाया जाता है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी अभी बताया है कि यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे ये भी एक देखिए, इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा दार्शनिक और सब तरीके के पहलू देना चाहेंगे। अगर आप व्यक्ति का जीवन देखेंगे तो व्यक्ति के जीवन में क्या है, व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित गोल होते हैं, एक निश्चित लक्ष्य होते हैं। सबसे पहले लंबे से लंबे जीना, और दूसरा जो अगर उसका देखेंगे तो केवल और केवल जो रिसोर्स हैं, जो विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं, उनका सर्वाधिक उपयोग अपने लिए करना। अब ये रिसोर्स एन नंबर्स के होते हैं। ये रिसोर्स आपके मतलब एंटरटेनमेंट के जो विभिन्न हमारे मेजर्स हैं, विभिन्न साधन हैं, वो हो सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति सबसे पहले लंबा जीना चाहता है, फिर उसको अधिकतर विनोदपूर्ण और मनोरंजनपूर्ण से जीना चाहता है। आप एक अच्छी किसी भी तरीके की जॉब चाहते हैं, क्यों? जिससे आपकी रिसोर्स पे पकड़ अच्छी हो। बिल्कुल। तो यही कहना है कि अधिकतर ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मनोरंजन का जो सबसे अच्छा साधन जो अधिकतर लोग बाग जो ढूंढते हैं वह एक तरीके का नशा होता है। नशे में क्या होता है? नशे में बेसिकली आपके मस्तिष्क में इस प्रकार के पदार्थ रिलीज होते हैं जो आपको बहुत ही उन्माद में पहुंचाते हैं, किसी तरीके के आपका एक तरीके से बड़ा मनोरंजन करते हैं। तो वही हाल करता है तम्बाकू। तो जब हमारे जो युवा वर्ग के जितने भी हमारे जो छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप लोग जब हाई स्कूल इंटरमीडिएट में आते हैं तो जब भी कभी इस प्रकार के पदार्थों का सेवन करते हुए किसी को भी देखते हैं और फिर अपने आप से उसको स्वाद लेते हैं, चखते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में बेसिकली जो हमें एक मनोरंजन देता है, जो हमें एक उत्साह देता है, जो हमें उन्माद देता है, डोपामिन, उसका सिक्रीशंस होता है। और जब कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के पदार्थों को लेने लगता है तो उसकी लत लग जाती है और यहीं पर सारी की सारी गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि जो ये मुंह की जो म्यूकोसा है, जो आप अभी मुंह का कैंसर कह रहे हैं, यह इन प्रकार के जितने भी कारक हैं, ये जितने भी पदार्थ हैं, इनके लिए बड़ी सेंसिटिव होती है। और ख़ासकर यंग जनरेशन्स में जिनमें वृद्धि की संभावना, एक ग्रोथ की संभावना ज़्यादा रहती है, तो उनको ये बहुत छोटी आयु में ही अपनी चपेट में ले लेता है। बिल्कुल। और साथ ही साथ जो लोग एक थोड़ी बड़ी आयु तक पहुंच जाते हैं और उनमें लॉन्ग एक्सपोजर होता है, तो उसमें इस प्रकार के चाहे वो मद्यपान हो और धूम्रपान हो, उनके सहयोग से यह कैंसर को जन्म देता है। लेकिन केवल और केवल यही एकमात्र कारण नहीं है। इसके अलावा मुंह की साफ सफाई ढंग से ना हो, दांतों की समस्या होना, दांतों द्वारा जीभ का कटना बार बार, और किसी भी तरीके से कभी कभी कुछ जेनेटिकल रीजन्स की वजह से भी ये कैंसर देखा जाता है। सर, एक सवाल यहाँ ये भी आता है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से कैंसर फैलता है, और दूसरी चीज़ की आजकल देखा गया है जो अगर देखा जाए जो वयस्क है उसमें ज़्यादा एक कैंसर पाया जा रहा है। युवा जो वयस्क हो गए हैं उनमें ज़्यादा कैंसर की मतलब देखा गया है कि ज़्यादा लोग पीड़ित हैं वयस्कों में। तो क्या कारण है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है? देखिए, जैसे कि आपको बताया पहले भी, इसके रीजन्स बड़े मल्टीफैक्टोरियल हैं। सबसे पहला तो मैं यही कहूँगा कि एक तो जो व्यक्ति का दुर्भाग्य, अनफॉर्चुनेट रहते हैं कि ये बीमारी होती, लेकिन साथ ही साथ जो वैज्ञानिक कारण हैं उन पे आते हैं। तो अभी तक पदार्थों की बात होगी कि किसी भी प्रकार से, चाहे वो धूम्रपान हो, चाहे वो खाद्य पदार्थ में जिस प्रकार के ये हम मद्यपान वगैरह करते हैं, इनसे कैंसर। लेकिन कैंसर जो है
अगर आप देखेंगे तो क्यों आप ये समस्या सामने आने लगी, पहले नहीं आती थी? सबसे उचित कारण है बढ़ती उम्र। जैसे जैसे व्यक्ति ने अपनी उम्र बढ़ाई है, उसी प्रकार से अधिकतर कैंसर हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर जो डीएनए की एक रिपेयर होती है, उसका एक एंजाइम होता है टीलोमरेज, जो हमारे यहाँ लगभग थोड़ी बहुत ही टूट फूट होती है तो उसको रिपेयर करता चलता है। यह जो एंजाइम है उम्र के साथ साथ घटता चला जाता है, और हमारे यहाँ हर दिन विभिन्न तरीके से डीएनए की टूट फूट होती है, चाहे वो हमारे अलग अलग एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स हैं। अगर हम कोई पदार्थ नहीं भी ले रहे हैं तो यूजुअली तब भी हमारे यहाँ पर डीएनए की टूट फूट होती है, जिसको सही किया जाता है, जोड़ा जाता है। जब वो एंजाइम बढ़ती उम्र के साथ में ख़त्म हो जाएगा और वो एंजाइम उपलब्ध नहीं होगा, तो निश्चित रूप से जब डीएनए की टूट फूट होगी तो वो सही नहीं हो पाएगी, सही तरीके से जुड़ नहीं पाएगा, और वही कहलाता है म्यूटेशन, और वही आखिर में जाकर के जन्म देता है कैंसर को। तो ये तो एक हुई बढ़ती उम्र के साथ में। दूसरा, हमारे पास में खान पान, जो हमारा खान पान है वो बड़ा दूषित हो गया है। ये निश्चित रूप से है कि कई प्रकार के इस प्रकार के खान पान हैं, खासकर जिस प्रकार से हम लोग जो है ये खाते हैं, आपका जो तंदूर के जो आइटम्स हैं, जो भुने हुए हैं, जो बिल्कुल तले भुने आइटम्स हैं, जिसमें लालपन है ज़्यादा, तले मले जितने भी हैं, बार बार तेल का जो उपयोग करते हैं, इस समय आंतों का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, छोटी आंत का कैंसर, पेट का कैंसर, ज़्यादा मसालों के खाने से। और अब साथ ही साथ जो आप लोगों की दिनचर्या बदली है, आप लोगों ने डेली आउटडोर रूटीन प्रैक्टिस अपनी बंद करी है, चाहे वो मोबाइल के उपयोग से आप जो आलसी हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल वेल प्रूवन है, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्सरसाइज है, जो फिजिकल एक्सरसाइज से आपको कैंसर होने के चांसेस कम रहते हैं। एक निश्चित तौर पर अगर आप 150 मिनट का व्यायाम एक हफ्ते में करते हैं, तो उसके बाद में अगर आप उस व्यायाम को बढ़ाते हैं तो हर घंटा जितनी बढ़ोतरी करते हैं 6% तक कैंसर के चांसेस कम होते हैं। आप व्यायाम नहीं करते हैं तो आपको मोटापा होता है, मोटापा फिर कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है, और उसी मोटापे में एक जो बीमारी है वह कैंसर भी है। इसी प्रकार से जंक फूड है। तो जो हमारी हैबिट्स बदली हैं, जो हमारी उम्र बढ़ी है, और साथ ही साथ जो हमने फिजिकल एक्सरसाइजेज कम करी हैं, और एक रोचक तथ्य है, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और जब आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, और जब इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो वह भी कैंसर का कारण बनती है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीफैक्टोरल डिजीज़ हैं, जो एक चीज़ से ना प्रभावित होकर के कई चीज़ों से प्रभावित होती है, और साथ ही साथ आपको इस भयानक बीमारी की चपेट में लाती है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि कैंसर आज की गंभीर बीमारी हो गई कैंसर, और इसका उपचार क्या होता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो आज की टाइम पर कैंसर से बहुत सारे पेशेंट एक्सपायर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आकस्मिक मर रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो जिनकी उम्र भी नहीं होती वो भी लोग कैंसर से जूझ रहे हैं और मर रहे हैं आज के समय में। तो क्या है इसका उपचार, क्या है जो इस बढ़ती हुई मौत को रोका जाए? देखिए, इसमें जो सबसे पहले तो यही है कि रोकथाम की अगर बात करेंगे, रोकथाम के लिए तरह तरीके के स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो क्या किया कि सबसे पहले स्क्रीनिंग प्रोग्राम किसके लिए चलाया जाए? स्क्रीनिंग प्रोग्राम यूजुअली उस कैंसर के लिए चलाया जाता है जो कैंसर सामान्य होता है, सामान्य हो, और ऐसा स्क्रीनिंग प्रोग्राम हो जिसमें कि कैंसर उस विधा के द्वारा पकड़ा जा सके, पकड़ने के बाद उसका उपचार हो सके, वह कम खर्चीला हो, इस प्रकार का स्क्रीनिंग प्रोग्राम, और एक बड़ी जनमानस में उसको लागू कर सकें। तो ऐसा देखते हुए कुछ स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो हमने शुरू किए, उसमें सबसे पहले जो कारगर हुआ वो ब्रेस्ट का हुआ। तो ब्रेस्ट में जो यूजुअली ऐसी महिलाएं जिनमें उनके जो परिचित हैं, उनके जो फैमिली रिलेटिव्स, उनके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, उनकी माँ, मौसी, है ना, और साथ ही साथ ऐसे परिवार जिसमें पुरुषों में स्तन कैंसर है, ऐसी महिलाओं को 40 वर्ष की उम्र से रेगुलर मेमोग्राफी करानी चाहिए। मेमोग्राफी में उनका जो कैंसर डिटेक्ट होता है वो अर्ली स्टेज में हो जाता है, और उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, वो एक खुशहाल जीवन जीते हैं। सामान्य तौर की जो महिलाएं हैं वो 50 साल के बाद से एक स्क्रीनिंग मेमोग्राफी कराते रहें, जिससे कि
उनके कैंसर को आसानी से पकड़ा जा सके। जितनी भी किशोरी अवस्था की जो हमारी जो लड़कियां हैं, वो सर्विक्स के कैंसर से बचने के लिए वैक्सीन्स आती हैं, तो वैक्सीन का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे यहाँ पर जो व्यस्क हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कोई भी मुंह का छाला जो 2 हफ्ते से ज़्यादा है और वो ठीक नहीं हो रहा है, मुंह में किसी प्रकार का सफ़ेदपन, कोई लालपन, कोई धब्बा आ रहा है, तो निश्चित रूप से आप तुरंत के तुरंत दिखाएं और उसको उचित सलाह सही समय पे लें। दुर्गंध वाला पानी मुंह से आ रहा है तो आप तुरंत के तुरंत सजग हो जाएं और चिकित्सीय परामर्श लें। साथ ही साथ इसी प्रकार से खाने में अपाचन हो रहा है, किसी भी तरीके से मल के साथ में आपका मवाद या खून आ रहा है, तुरंत सजग हो जाएं। पेशाब में अब अगर कभी भी किसी भी तरीके से आपको इस प्रकार का मूत्र विसर्जन हो रहा है जिसमें कि आपका खून आ रहा है और जो कि पेनलेस है, आप तुरंत सजग हो जाएं, क्योंकि वह ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। आपको अनियंत्रित रूप से खांसी हो रही है और अगर आप चेन स्मोकर हैं तो यूजुअली अभी ये रिकमेंडेशन नहीं आई है, लेकिन अगर इसमें कुछ स्टडी चल रही है कि अगर इसमें एक रेगुलर टाइम पर सीटी स्कैन कराया जाए तो वो चेस्ट का जो सीटी स्कैन होगा वो लंग कैंसर को थोड़ा जल्दी स्टेज में पकड़ सकता है। इसी प्रकार से जितने भी हमारे अलग अलग कैंसर हैं उनको पकड़ने के अलग अलग तरीके हैं। तो ये हुई रोकथाम की बात। और जहाँ तक आप अगर उपचार की बात कर रहे थे, और सॉरी इसी में प्रोस्टेट कैंसर आता है। प्रोस्टेट कैंसर का हालांकि अभी पीएसए से उसको सही तरीके से पकड़ा नहीं जाता, लेकिन फिर भी एक पीएसए के पैटर्न से हमें एक अनुमान लग जाता है। तो जो हमारे जो भी पुरुष हैं वो जो लंबी आयु जब जी लेते हैं तो उनको एक निश्चित समय के बाद 50 साल के बाद उनको भी पीएसए एक रेगुलर करा लेना चाहिए। अब अगर ट्रीटमेंट की आप जहाँ पे बात करेंगे तो जिस प्रकार से इसका मल्टीफैक्टोरियल ओरिजिन है उसी तरीके से विभिन्न प्रकार की विधाओं द्वारा इसका उपचार किया जाता है, जिसमें उपचार में शामिल है सर्जरी, जो इसका मुख्य उपचार है। सर्जरी के द्वारा इसको विभिन्न प्रकार की सर्जरी से ट्रीट किया जाता है। खुशी की बात है सर्जरी का पैटर्न बदला है। अब जो सर्जरी बहुत बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी होती थी वो लिमिटेड सर्जरी कर दी गई हैं और धीरे धीरे अब रोबोटिक सर्जरी का ज़माना आ गया है, तो और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी पॉसिबल हैं। उनके द्वारा सर्जरी के द्वारा शल्य चिकित्सा के द्वारा इसको उपचारित किया जाता है। उसके बाद में आता है रेडिएशन। जब रेडिएशन में विकिरण के द्वारा, चाहे वो पास में अर्थात इंट्रा कैविट्री या आप ब्रैकीथेरेपी के द्वारा इसको चिकित्सा करें या दूर से टेलीथेरेपी के द्वारा। तीसरा कीमोथेरेपी के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो रसायन होते हैं रसायन चिकित्सा में उपयुक्त किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के ड्रग्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। चौथा इम्यूनोथेरेपी के द्वारा कुछ एक ड्रग्स आ गई हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं और वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के बाद में इस कैंसर को नष्ट करती हैं। और टारगेटेड थेरेपी होती है। टारगेटेड थेरेपी में हम किसी, जैसे हमने अभी आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि डीएनए में विभिन्न तरीके के म्यूटेशंस हो जाते हैं, तो उन म्यूटेशंस के लिए स्पेसिफिक थेरेपी है। क्यों ये स्पेसिफिक? क्योंकि ये उस सामान्य कोशिका को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। केवल और केवल जो कैंसरस सेल होगी, कैंसर की कोशिका होगी, केवल उसी को क्षति पहुंचाएंगी, तो इसलिए इनको टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। और जहाँ पे आपने ये पूछा था कि क्यों ये हमारी यंग जनरेशन्स को ये चपेट में ले रहा है, तो इसके हमने कई कारण आपको बताए थे कि यंग जनरेशन्स का जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज है और इस समय हम पॉल्यूशंस की हाइट्स पे हैं। हमारा अगर आप देखेंगे जितना हमारे गाड़ियां हैं, जितना हमारा धुएं का प्रदूषण है, वातावरण का प्रदूषण है, खान पान हमारा दूषित है, हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, ये सब हमें कैंसर की चपेट में पहुंचाता है। तो सर ये तो हो गया कैंसर से उपचार और बचाव की उसकी, लेकिन कैंसर का स्टेज कितना है और इसका किस स्टेज तक इसका इलाज संभव है? जो स्टेजेज आप पूछ रहे हैं जिसे चरण बोलते हैं, तो बेसिकली जो कमेटी है, अमेरिकन कमेटी है जो कैंसर्स की, वो उसको क्लासीफाई करती है और अब उसका 8th एडिशन इस समय यहाँ पर जितने भी कैंसर हैं उनको स्टेज करने में यूज़ हो रहा है। तो ये कॉमन कंसेंसस है पूरे वर्ल्ड वाइड, जो होते हैं वो कैंसर को डिवाइड किया जाता है विभिन्न स्टेजेस में। और कैंसर की जो सबसे बड़ी एडवांस स्टेज होती हैं वो 4 होती, मतलब चौथी स्टेज होती है
और यूजुअली कहा जाता है, हम लोग एक सामान्य तौर पे बांटते हैं कि अर्ली कैंसर्स अर्थात स्टेज 2 तक, उनको हम अर्ली में डिवाइड करते हैं कन्वेंशनली, और जो एडवांस कैंसर्स होते हैं वो थर्ड और फोर्थ स्टेज के होते हैं। और यहाँ पर आपको यह बताना है कि जो एक क्वेश्चन, एक जो सामान्य सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या तीसरी और चौथी स्टेज में भी इसका उपचार संभव है। तो जिस प्रकार से जो ये कैंसर होता है, हमने आपको बताया कि कैंसर जो है वह अगर आप लेंगे तो आपके सिर से लेकर पैर तक विभिन्न तरीके का, विभिन्न अंगों का, विभिन्न ऊतकों का, तो अलग अलग तरीके का कैंसर है। और बहुत अधिक कन्फ्यूजन ना हो किसी को, एक आपने सिंप्लिसिटी में पूछा है कि 3 और 4 की स्टेज का भी कैंसर क्या ठीक हो सकता है, तो निश्चित रूप से डिपेंड करता है किस साइट का है। और दूसरा, हम आपको बता दें कि कैंसर में जो देखा जाता है वो ओवरऑल सर्वाइवल, जिसे बोलते हैं समग्र उत्तरजीविता। तो इस समग्र उत्तरजीविता का प्रश्न है जो यूजुअली आंकड़ों के हिसाब से 5 साल की रखी जाती है। तो ये जो 5 साल का जो ओवरऑल सर्वाइवल या समग्र उत्तरजीविता है, विभिन्न स्टेज में विभिन्न विभिन्न होती है। अर्थात अगर स्टेज 1 के पेशेंट आएंगे तो अमूमन 90% तक वह रोगी 5 साल ओवरऑल सर्वाइवल उनका निश्चित है। इसी प्रकार से जो स्टेज 2 के आएंगे तो स्टेज 2 में आप 60 से 70% रह जाता है, और स्टेज 3 तक आते आते इनकी संख्या बामुश्किल 45% तक रह जाती है, और वही संख्या घटकर चौथी स्टेज में 20% आ जाती है। तो क्यों ये कार्यक्रम आपको चला रहे हैं, क्यों ये प्राइम टीवी आपके लिए इतनी कोशिश कर रहा है, यह इसका एक सार भरा प्रश्न था। क्योंकि आप जान लीजिए कि स्टेज 1 में अगर 90% तक बचने के चांस हैं तो स्टेज 4 में जाकर के वो 20% रह जाते हैं, और यह स्टेज दिनों दिन आपकी लापरवाही से लगातार बढ़ती है। इसीलिए लगातार चैनल की कोशिश है कि वह किसी भी तरीके से आप लोगों में जागरूकता पैदा कर सके और आप लोग इनिशियल स्टेज पर ट्रीटमेंट के लिए आएँ। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है उसी तरीके से जो समग्र उत्तरजीविता है, ओवरऑल सर्वाइवल है, वो कम हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल और उठता है कि आज के समय पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं या कोई मद्यपान या कोई भी नशा नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी कैंसर आज के टाइम पर पाया जा रहा है। तो उसके क्या कारण हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि अधिकतर लोग इसमें बड़ा खुश होते हैं कि अरे मतलब जो मैंने तो इतने साल तक धूम्रपान किया, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो देखिए वो कुछ भी नहीं करते थे, बड़े साधु संत व्यक्ति थे और उनको इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हम जो भी गणना करते हैं मानकों के अनुसार, उसमें हम आपको 1% देते हैं। कहने का अमूमन तौर पर क्या है कि जो ये मुंह का कैंसर है, गले का कैंसर है, अधिकतर अधिकतर कृपया करके वर्ड की महत्वता को समझिए कि अधिकतर उन रोगियों में होगा, उन लोगों में होगा जो धूम्रपान करते हैं। अर्थात अगर 100 केस आ रहे हैं तो 90% लोग ऐसे होंगे जिनमें इस प्रकार की हिस्ट्री है। बाकी जो 10% हैं उनमें मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार की चीज़ होती हैं, जिसमें उनके जो दांत होते हैं शार्प टूथ होते हैं। शार्प टूथ की वजह से वो कट जाता है, थोड़ी लापरवाही हो जाती है, जीभ का घाव काफ़ी दिन तक बना रहता है। साथ ही साथ जो हमारे विभिन्न प्रकार के कभी कभी इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स हैं, और साथ ही साथ कभी कभी जेनेटिकल वजह से भी हमें जो कैंसर की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन जो एक मुख्य कारक है जो अवॉइड किए जाते हैं, उन पर जोर दिया जाता है कि उनसे कैसे बचें, और आप उनसे बचेंगे तो एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है उसको कैंसर से बचाया जा सकता है। और बाकी कभी कभी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं जो अधिकतर ऐसे लोगों में हो जाती है जिनमें जेनेटिकल लीजन्स होते हैं, तो उनमें ये कैंसर होता है। अगर उसमें भी हम लोग धीरे धीरे करके कोशिश कर रहे हैं, एटलस जो तैयार हो गई है, पूरी जीन मैपिंग सीक्वेंस तैयार हो गए हैं, आगामी दिनों में निश्चित रूप से हम हर एक कैंसर को इसके जेनेटिकल स्टडी कर चुके होंगे और ये पाएंगे कि कौन अमूमन ज़्यादातर अधिकतर कैंसर को होने की किसमें अधिक संभावना है, और आने वाले दिनों में उन 10% रोगियों के लिए कुछ ना कुछ अवश्य किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर सिंह,
जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर थे। इन्होंने आज कैंसर को लेकर बहुत सारी जागरूकता के बारे में बात किया और जाहिर सी बात है उसके उपचार के बारे में, उसके लक्षण के बारे में, उसके रोकथाम के बारे में जागरूक किया जनता को, समाज को, आखिर किस वजह से इसको जो कैंसर है इसमें रोकथाम किया जा सकता है, इसका उपचार क्या है, इसके स्टेज क्या है, तमाम सारी जानकारियाँ जनता के लिए डॉक्टर सुधीर सिंह ने दिया है। तब तक के लिए आज का एपिसोड के लिए बस आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड के लिए हम किसी और डॉक्टर से किसी और गंभीर बीमारी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।